नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज मेरे खास मेहमान हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान। स्वागत है आपका। अब तक बीजेपी और एनडीए में जो आग लगी थी बिहार को लेकर, वो बुझी कि नहीं बुझी? अब तक तो आपस में ही आप लड़ने में लगे हैं, बिहार तो कोई पहुंच ही नहीं पाया है। देखिए, आग कोई नहीं लगी थी। हाँ, इसमें हम लोग की चर्चाएं जरूर थोड़ी विलंब से शुरू हुई। तमाम दल व्यस्त थे। एक महीने पहले जो प्रधानमंत्री जी की सभाएं चल रही थी बिहार में, गया की थी, मुजफ्फरपुर की थी, सहरसा की थी, तो आखिर में जब उनकी भागलपुर की सभा संपन्न हुई 1 तारीख को, तो 2 तारीख के बाद हम लोग औपचारिक तौर से बैठे सीटों के बंटवारे को लेकर और सीटों के चयन को लेकर। देरी से शुरुआत की, इसीलिए थोड़ा विलंब हुआ। अभी हम पटना में थे, चर्चा अच्छी चल रही है। वाले हंस रहे थे आप लोगों पर कि ये लोग तो आपस ही में लड़ाई को समाप्त नहीं कर पा रहे, हमसे आके क्या लड़ेंगे, पहले आपस में तो लड़ लें। देखिए, मैं दूसरों पे मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इस बात को विनम्रता से कबूल करता हूं कि हम लोग ने देर से शुरुआत की, इसलिए ये विलंब हुआ। महागठबंधन वालों ने बहुत पहले अपनी सीटों की अनाउंसमेंट कर दी थी, बिना किसी से सहमति लिए। यही कारण था कि एनसीपी पहले उनसे अलग हुई, फिर सपा उनसे अलग हुई। एक एक करके उनके खुद के पार्टी के नेता उनकी पार्टी को छोड़ के जाना चाह रहे। तो हम लोग भी कोई जल्दबाजी में ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहते थे। हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिस दिन हम लोग पटना में थे। उस दिन आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि आई वॉज शॉक्ड, काफ़ी मतलब मेरे को आश्चर्य हुआ जिस तरीके से टिकटें दी गई। काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे। अमित शाह आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं क्या? एक फॉर्मूले को लेकर हम लोगों के बीच में चर्चा हुई थी और बट हाँ, जो अनाउंसमेंट था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं था। मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि हम लोग के बाद सहमति के बाद बीच में मांझी जी के साथ इन लोगों की कुछ चर्चाएं हो रही थी। तो आपकी परेशानी इस बात से ये नहीं थी कि आपको कितनी सीटें मिली, आपकी परेशानी इससे थी कि मांझी को ज्यादा सीटें क्यों दे दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मांझी जी तो एक्चुअली हम लोग के गठबंधन के बीच में चर्चा का विषय ही नहीं है, क्योंकि मांझी जी की एक नई पार्टी है। मांझी जी ने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। हमारे साथ वो लोकसभा के चुनाव के दौरान भी वो नहीं थे। तो मांझी जी किसी भी फॉर्मूला के तहत सेट नहीं होते। हम लोग का जो भी फॉर्मूला बैठना था, जो भी इक्वेशन बैठनी थी, उपेंद्र जी की पार्टी और हमारी तो अभी भी आपको लगता है कि गलत फॉर्मूला लगा दिया अमित शाह ने मांझी पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मांझी जी, जैसा मैंने कहा कि उनके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है। मांझी जी को जितनी भी संख्या उनको ठीक लगी, भारतीय जनता पार्टी को ठीक लगी, उन्होंने कुशवाहा जी को जो सीटें दी गई उससे परेशान? हाँ, नहीं, उससे परेशान नहीं थे। बट मुझे ये था कि जो जानकारी हमें दी गई थी, उस जानकारी के आधार पर अनाउंसमेंट नहीं था। मैं इसको एक मानवीय भूल भी मान सकता हूँ, कम्युनिकेशन गैप भी मान सकता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब आप चार बड़ी पार्टियों के साथ जब आप तालमेल बैठाते हैं, मैं उनकी मजबूरियों को भी समझ रहा हूँ, मैं उनकी मानसिकता को भी समझ रहा हूँ। जितेंद्र राम मांझी को बीजेपी इलेक्टोरली हद से ज्यादा आंक रही? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जो भी निर्णय ले रहे होंगे सब सोच समझ के ले रहे होंगे। आपके हिसाब से इस वक्त बिहार का सबसे बड़ा दलित नेता कौन है, रामविलास पासवान या जितेंद्र राम मांझी? देखिए, कोई फाइट ही नहीं है बड़े छोटे होने की। क्योंकि मैंने यही सवाल आपके पिताजी से पूछा जी। उन्होंने कहा कि जितेंद्र राम मांझी मुझसे बड़े दलित नेता है। वो मानते हैं तो अच्छी बात है। आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब हमारे प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेश में, जहां हर वर्ग और खासतौर पर जब हम लोग वंचित वर्ग की बात करते हैं, अभी भी उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। तो जितने ऐसे नेता सामने आए, आपके हिसाब से उतना बेहतर बड़ा दलित नेता कौन है, रामविलास पासवान या जितेंद्र राम मांझी? सवाल का जवाब तो एक ही हो सकता है। मुझे पैरामीटर्स ही नहीं पता कि आप इसको कैसे आप कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला मांझी जी, तो मैं उनकी बातों को नकार भी नहीं सकता। अगर वो मानते हैं मांझी जी तो मैं स्वीकारूंगा। जितेंद्र राम मांझी ने मुझे इंटरव्यू दिया, वो उल्टा मानते हैं। वो मानते हैं कि बीजेपी आपकी पार्टी को हद से ज्यादा आंक रही, जितनी आपकी वास्तविकता में हैसियत है उससे ज्यादा आपको तवज्जो दी जा रही है। उनका मानना है कि वो आपसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जब नतीजे आएंगे तो आप देख लेना, मैं उनसे आगे हूँ। तो नतीजे आने दीजिए ना, मैं अभी इससे पहले क्यों टिप्पणी करूँ? देखिए, मांझी जी, मैंने पिछली बार भी कहा था, कुछ बातें मांझी जी ने कही थी। देखिए, मांझी जी को हम लोग व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। कभी कभी वो कुछ बातें क्यों कहते हैं, मैं उसका परिपेक्ष नहीं समझ पाता हूँ, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। बड़े गंभीर नेता मानते हैं अपने आप को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। आप कह रहे हैं कि उनकी बातों को सीरियसली ना लिया जाए? मैं खुद में उनको बहुत, देखिए, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे गठबंधन के बहुत वरिष्ठ नेता हैं डेफिनेटली। बट इसीलिए मैं कोई भी बिना परिपेक्ष समझे किसी वाद विवाद में नहीं पड़ूंगा जब तक मेरे पास पूरी जानकारी नहीं हो, मेरे संज्ञान में नहीं हो, उस पर टिप्पणी करना उचित पिताजी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मांझी जी ट्रायल पर है, उनकी मतलब शक्ति आजमाइश हो रही है यहाँ पर। उन्होंने ये भी कहा कि रामविलास पासवान तो नेशनल लीडर है, जितेंद्र राम मांझी रीजनल लीडर है। काफी नाराज हो गए जितेंद्र राम मांझी इस बयान से। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद ही इस बात का तमाम स्पष्टीकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस परिपेक्ष में ये इंटरव्यू चल रहा था और जिस परिपेक्ष में सारी बातें कही गई वो टोटली अलग था। मांझी जी ने भी जब वो पूरा इंटरव्यू देखा होगा, उनके भी संज्ञान में आया होगा, तभी उसके बाद मांझी जी का खुद ही बयान आया था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बड़े भाई के समान है। अच्छा, हमारे बड़े पुख्ता सूत्र हैं बीजेपी में जिन्होंने हमें जानकारी दी कि आपको बहुत एक सीनियर लीडर की तरफ से एक ऑफर आया था, पेशकश आई थी कि आप अपनी पार्टी को
बीजेपी से विलय कर लो। उन्होंने कहा कि हम आपको चिराग एक नेशनल दलित लीडर बना देंगे। आप सोच रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो भी आपके पुख्ता सबूत हैं, सोर्सेज हैं, सूत्र हैं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी। आपको बाकायदा ये ऑफर किया गया कि आप अभी आप शक्ल ही देख लीजिए, उसी से समझ में आ रहा है कि एकदम आप मान रहे हैं कि हुआ। आपको ये ऑफर किया गया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लें, रामविलास पासवान जी की सेहत भी, अब उम्र भी, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, आप बीजेपी ज्वाइन कर लें, हम आपको नेशनल बीजेपी का दलित आइकॉन बना देंगे। तो ये अच्छा ऑफर तो है वैसे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पिताजी की सेहत बहुत अच्छी है। उम्र की अगर उनकी बात करें तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा जोश से वो काम करते हैं आज की भी तारीख में। और जहाँ तक रही बात किसी भी इस तरीके के ऑफ़र की, राहुल, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के साथ लाखों करोड़ों कैडर अक्रॉस द कंट्री जुड़े हुए हैं। एक उत्तरदायित्व बनता है मेरा उनके प्रति। मैं व्यक्तिगत कारणों की वजह से चाहूँ तो कोई भी निर्णय ले सकता हूँ, बट जो मेरी जिम्मेदारी है उनके प्रति, देश भर के कैडर के प्रति, ये संभव ही नहीं है। पार्टी ये क्यों नहीं तय कर पा रही कि अगर आप लोगों की जीत होती है तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा? हम लोगों को तो खबर इस तरह की आ रही कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सभी मान के चल रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बड़ी मुश्किल बात है। देखिए, ये निर्णय गठबंधन में हमारे प्रमुख साथी दल भारतीय जनता पार्टी को लेना है। दावेदारी उन्हीं की बनती है, सबसे बड़ी पार्टी हमारे गठबंधन की वही है। नहीं, आप तो अब सारी मीटिंग्स में इन्वॉल्व रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट अगर पेश किया जाता है, चुनाव के बाद चुना जाता है, तो सबसे फायदा उससे होगा? नहीं, देखिए, मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष का, अगर मैं इस तरीके से सार्वजनिक कोई नाम लूँ। मुझे लगता है कि जो भी निर्णय लेंगे हम लोग चुनाव के बाद, तमाम विधायक साथ में बैठकर, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी ने भी यही कहा कि तमाम विधायक साथ में बैठकर इसका निर्णय करेंगे। जितेंद्र राम मांझी ने जो हमला किया आप लोगों पर, उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान कभी अपने बेटे और अपने भाइयों के आगे जाके सोच नहीं पाए। ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है बहुत हद तक एक परिवारवाद की पार्टी है। आपका तो एक पुराना बयान मैंने देखा जिसमें आपने कहा कि जितने अब तक लोग आ गए राजनीति में आ गए, अब इससे ज़्यादा नई जनरेशन के लोग नहीं आने चाहिए ताकि बाकी लोगों को मौका मिले। आपने कहा कि आप नेशनल पार्टी बनाना चाहते हैं, दक्षिण में आप लोग एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन जो चुनाव की सूची जारी हुई जिसमें तय हुआ कि कौन है, तो आपके कज़न भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये तो वही लग रहा है कि बाय पासवान फॉर पासवान। देखिए, इस बात को मैं विनम्रता से कबूल करूंगा। मैं परिवारवाद में और वंशवाद में मैं व्यक्तिगत तौर पर विश्वास नहीं रखता हूं। हैविंग सेड दैट, मैं इस बात को भी मानता हूं कि जस्ट बिकॉज कि आपके अंदर अगर क्षमता है और जस्ट बिकॉज कि आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसीलिए आपकी क्षमता को आगे प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, मैं इसको भी कबूल नहीं करता हूं। अगर आप में पोटेंशियल है, देखिए, एक बड़े व्यक्तित्व का या किसी बड़े राजनीतिक परिवार में जन्म लेना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, बट चुनाव जीतने के लिए आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं पुत्र हूं, हो सकता है ये कारण रहा हो कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए मुझे टिकट मिल गया हो। बट राहुल, आप भी इस बात को मानेंगे, जिस क्षेत्र से मैंने चुनाव लड़ा, जमुई लोकसभा, अगर आप वहाँ का समीकरण देखें, अगर आप वहाँ की जोग्राफिकल, अगर आप सारी केमिस्ट्री वहाँ की समझें, तो असंभव था वहाँ से किसी और का चुनाव जीतना। अगर वहाँ से अगर आज चिराग पासवान चुनाव जीत कर आता है, तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट मैं खुद को भी व्यक्तिगत तौर पर दूंगा, अपने कैडर्स को भी दूंगा। तो इसीलिए अगर आप में काबिलियत नहीं है, आप नहीं आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी भी परिवार से आते हैं, ये जो अभी भी बाकी परिवार के सदस्यों को टिकटें दी जा रही हैं, क्या ये ठीक है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय था। अगर मैं खुद बोलूँ तो शायद मेरे हाथ में अगर अकेले होता तो शायद मैं ये निर्णय नहीं लेता। डिसाइड कह रहे हैं कि अगर आपकी खुद की चलती तो आप अपने कज़न को शायद टिकट ना देते। शायद मैं नहीं देता। क्यों? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं वंशवाद और परिवारवाद का मैं पक्षधर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्टी के पुराने लोग, जो पार्टी का पुराना कैडर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। ये बहुत बड़ी एक चुनौती भी है आपकी पार्टी के लिए, बाकी पार्टियों के लिए, कि ऐसे लोगों को मौका मिले जो कि राजनीति की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। उन्हें बहुत अक्सर मौका नहीं मिलता, बाकी मौका लूट ले जाते हैं जो परिवार से। ऐसा नहीं है कि उन्हें अक्सर मौका नहीं देखिए, कम मिलता है। हाँ, देखिए राहुल, अगर आप ये बोलें कि कल जो सूची जारी हुई इससे परिवार के लोग हैं, ये गलत है। आप 2 या 3 लोगों को चिन्हित करके आप 12 लोगों की सूची में बाकी लोगों को आप नकार दें। बाकी लोग तो मेहनत करके ही सामने आए हैं। हाँ, बट ये 2-3 नाम इतने ज़्यादा हावी हो गए कि बाकी की सूची कहीं ना कहीं जहन से उतर जाती है, ये भी गलत है। बाकी के जो लोग आए हैं उनको भी श्रेय मिलना चाहिए कि वो मेहनत करके अपनी काबिलियत से ही सामने आए। परिवार के लोगों को एक इजी एंट्री मिल जाती है, ये मैं मान रहा हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। बट रिफॉर्म एक रात में नहीं आता है, समय लगता है। पर आप करेंगे आगे चल के? मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक, काफ़ी दबाव होगा, कल भी तो दबाव था इस चक्कर में। डेफिनेटली दबाव है। दबाव हर तरफ से होता है।
उस दबाव को कितना इमोशनल भी प्रेशर भी रहता है। जैसा मैंने कहा कि हर तरीके से दबाव होता है। पर आप भी ये बात कहते हैं, राहुल गांधी भी ये बात कहते हैं, और लोग ये सवाल पूछेंगे भैया आप जहाँ बैठे हो वो तो इस वजह से बैठे हो क्योंकि आप रामविलास पासवान के आप बेटे हैं, राहुल गांधी वहाँ बैठा है क्योंकि राजीव गांधी और सोनिया गांधी का बेटा है। अब लेकिन बातें करते हैं कि डेमोक्रेटाइज किया जाए पार्टी को, मतलब आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है? नहीं, हिपोक्रेसी बिल्कुल नहीं है राहुल। देखिए, जिस पद पर मैं बैठा हूँ, मैं लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। आज अच्छे नसीब थे कि भैया लोकसभा के चुनाव के तमाम परिणाम अच्छे आए, क्रेडिट मुझे मिल रहा है। बट कहीं अगर ये परिणाम गलत होते तो जितना आज की तारीख में मुझे क्रेडिट मिल रहा है उतनी ही मेरी बुराइयां होती, उतने ही मेरे अगेंस्ट स्वर उठते। पुनः मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि विधानसभा के चुनाव लड़े जा रहे हैं तो उसमें पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहे। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, संभव नहीं है राहुल मेरे लिए अकेले सारे निर्णयों को लेना। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है तमाम पार्टी के वरिष्ठ सम्मानित नेताओं के सुझाव को मिलाकर आगे चलना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी का अपना एक 46 साल का राजनीतिक अनुभव रहा है, उनसे सीख कर आगे बढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अब तक तो जो बीजेपी एनडीए में फंसा चल रहा था उसी पे चर्चा हो रही थी, लेकिन लड़ाई तो इनकी आपस में तो है नहीं, लड़ाई तो है लालू और नीतीश से। उसकी तैयारी क्या चल रही है ये जानेंगे चिराग पासवान से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधी बात। चिराग, एक जो तबका है पहले आपकी पार्टी की तरफ, आपके पिता की तरफ देखा करता था, लेकिन अब पूरी तरीके से मुंह फेर चुका है, वो है बिहार का करीब 16% 17% मुसलमानों का वोट। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा एनडीए के लिए इस चुनाव में कि एक भी मुसलमान वोट उनको नहीं मिले? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे खास तौर पर उस तबके का जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुसलमानों का बहुत विश्वास रहा है और वो विश्वास आज की भी तारीख में बरकरार है, कायम है। यही कारण था कि हम लोग सिर्फ 7 सीटों पर हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जिसमें से एक सीट हम लोगों ने खगड़िया से हमारे सांसद कैसर साहब को हमने दी थी, जो कि मुसलमान वर्ग से ही आते हैं, और वो भारी मतों से वहाँ से जीते थे। और मैं अगर हर लोकसभा की बात करूँ, मैं अपनी लोकसभा की बात करता हूँ, मेरी लोकसभा में बहुत से मुसलमान हैं, उन्होंने मेरे पक्ष में वोट किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाजीपुर से उनको मिला, तो आज भी मुसलमानों का विश्वास है हमारे। लाजमी तौर पर लोगों के सवाल भी वाजिब हैं। आपके संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा कहते हैं कि गीता और रामायण अनिवार्य तौर पर पढ़ाए जाने चाहिए। बाइबल और कुरान भारत की आत्मा के अधीन नहीं है, नॉट सेंट्रल टू इंडिया सोल। अब इस तरह का कोई बयान देगा फिर आपको क्यों वोट पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैं व्यक्ति विशेष के मैं बयानों पर नहीं जाता हूँ। देखिए, इस गठबंधन में सहमत है कि नहीं सहमत है? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सहमत। ये मुझे लगता है ये एक व्यक्ति विशेष पर छोड़ देना चाहिए कि उसको क्या पढ़ना है, उसको कौन से ग्रंथ में उसका विश्वास है, कौन से धर्म में उसका विश्वास है, क्या वो पढ़ना चाहता है। ना चीज़ें किसी के ऊपर थोपनी चाहिए, ना ऐसे मामलों में किसी को अपनी राय देनी चाहिए। संस्कृति मंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि वो स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री से बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद वो चलकर, और पिछली दफा सीधी बात नहीं उन्होंने कहा, अब वो चलकर रामायण, गीता और महाभारत की पढ़ाई स्कूलों में अनिवार्य करना चाहते हैं। देखिए, ये उनकी सोच होगी। जब इसके ऊपर कोई अगर राजनीतिक कोई अगर निर्णय लिया जाएगा, उस वक्त हमारी पार्टी औपचारिक तौर पर अपना स्टैंड रखेगी। तो ये तो फिर कहीं ना कहीं गतिरोध है आपकी सोच में और इस वक्त की बीजेपी की सोच में। जरूरी नहीं है कि जब आप गठबंधन में होते हैं या आप सरकार का जब हिस्सा होते हैं, आप हर उस बात से सहमत होते हैं जो आपके गठबंधन के साथी आपके समझ रखें। नहीं, क्योंकि एक और जो बयान आया, उन्होंने तो ये भी कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे, उसके बावजूद वो देशभक्त थे। मतलब उन्होंने बुरी सोच से नहीं कहा, लेकिन उनके मुंह से ये शब्दों का चयन थोड़ा सा गलत था, मैं इस बात को कबूलूंगा, इस शब्दों का चयन गलत था। पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी की भी नाकामी है कि अपने कई सारे ऐसे साथी, क्योंकि कोई बाहर से तो बोल नहीं रहा, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं या फिर जेडीयू के लोग बोल रहे हैं, तो बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के मंत्री हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर उस आवश्यक मुद्दों पर जब उन्हें लगा कि अब बातें कंट्रोल से बाहर हैं, उन्होंने टिप्पणी की। मुझे सबसे बड़ा जो आपका चुनावी आरोप है कि अगर कहीं आपने महागठबंधन को वोट दिया तो जंगल राज लौट आएगा। लालू यादव हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमने दी गरीबों को आवाज, आप कहते हैं जंगल राज। ये राहुल, मुझे खुद 90 के दशक का वो एरा याद है। टीनेजर के दौर से मैं उस वक्त गुजर रहा था। टीनेज में आपको बहुत सी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हिट भी करती हैं। उस वक्त का वो डर, वो भय खुद मेरे अंदर है। जब हम लोग बिहार में रहते थे, 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना असंभव था। व्यापारियों के अंदर इस बात का खौफ कि कब उनकी दुकानें लूट ली जाएंगी, महिलाओं के अंदर इस बात की असुरक्षा, बुजुर्गों के अंदर इस बात का खौफ कि कब उनके साथ क्या घटना घट जाएगी। तो वो दौर हम लोगों ने देखा है। देखिए, जंगल राज टर्म ऐसे ही नहीं बन गया, और जंगल राज टर्म
हास्यास्पद कभी कभी लगता है कि आज नीतीश जी जिनके साथ गठबंधन में सबसे ज़्यादा प्रमुखता से इन्होंने ही जंगल राज पिछले 10 साल के अपने शासन में बोल बोल के इन्होंने ही ये टर्म लालू जी को दिया, आज ही उन्हीं के साथ गठबंधन में, और इनको लगता है कि वो एक गोल्डन एरा रहा है। बहरहाल इनकी राजनीतिक मजबूरियां मैं समझ सकता हूँ, बट हकीकत ये है कि राहुल अगर आज़ादी के 68 साल के बाद भी आज भी बिहार पिछड़ा कहलाता है, आज भी बिहार में मूलभूत ज़रूरतों का अभाव है, आज भी बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज भी बिहार में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? यही महागठबंधन के लोग ना राहुल। आप लोग भी तो चला रहे थे सरकार 10 साल। हम लोग बिहार में कभी भी सरकार में नहीं, लेकिन बीजेपी तो थी आपकी अलायंस पार्टनर। हाँ, बीजेपी हम लोग की अलाय पार्टनर थी, वो भी नहीं कर पाई। नहीं, तो कैसे कर देगी? देखिए जब आप अलायंस में होते हैं, क्योंकि आज मैं खुद एक अलायंस में हूँ, मैं समझ रहा हूँ अलायंस में आपकी लिमिटेशंस होती हैं। आप जाना चाहेंगे बिहार में मिनिस्टर बनकर, अगर आपकी जीत होती है तो? नहीं, देखिए मिनिस्टर बनना मेरी बिल्कुल सीधे चीफ मिनिस्टर नहीं, देखिए चीफ मिनिस्टर बनना भी मेरी बिल्कुल प्राथमिकता नहीं है राहुल। मैं राजनीति में जिस उद्देश्य से आया हूँ, मैं उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है, मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में कोई भी बिहार का लड़का बम्बई जाए या दिल्ली जाए। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बम्बई का लड़का बिहार जाता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए। क्यों बिहारियों का ही पलायन होता है? चलिए चिराग, आपने कई सारी बातें रखी हमारे दर्शकों के सामने, इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी चिराग पासवान से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के jariए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देख